नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान, 4 दिसंबर को होगा मतदान। प्रदूषण का कहर जारी, दिल्ली और नोएडा में स्कूल बंद, गाजियाबाद में वाहनों पर प्रतिबंध। और देखते ही देखते मिस्ट्री बन गया एक मिसिंग केस। चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी है। यहां 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 को नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में महिलाओं के लिए 104 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। There are 70 assembly constituencies, but the Municipal Corporation of Delhi has the jurisdiction of 68 assembly constituencies. जो 2 assembly constituencies दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो MCD की jurisdiction के बाहर हैं। तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 250 वार्ड्स हैं इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी दैट वाज 16.72%। उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व सीट्स एंड ऑल्सो नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स। उसके तहत आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 21 सीट्स को विमेन के लिए रिजर्व किया गया है एंड अदर सीट्स में से 104 सीट्स के लिए विमेन के लिए रिजर्वेशन की गई है। ये रिजर्वेशन ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के लिए घातक हो चुका है। शासन प्रशासन भी इसको लेकर परेशान है। पूरे एनसीआर में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो गाजियाबाद में भी डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर करा उठा है। दमघोंटू सांस में लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचाने के लिए अब एनसीआर के सभी जिलों में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राजधानी दिल्ली में 5 नवंबर से सरकारी गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, जिससे बच्चों को प्रदूषण से होने वाली किसी भी बीमारी से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में वाहनों के लिए ऑड इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित उसकी ज़िंदगी। पूरी दिल्ली रेड जोन में है जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में बचाव के हर संभव एहतियाती कदम उठाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपील की है कि ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जाए और स्कूलों को भी ऑनलाइन पढ़ाई कराने को कहा जाए। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया है। प्रदूषण के मामले में 10 नवंबर को अदालत में सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। इसको लेकर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठकर ग्रेड 4 को प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए। ग्रेड 4 लागू होने के बाद अब जिले की सीमा में अगले आदेशों तक डीजल चालित वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। हालांकि जरूरतमंद वस्तुओं की सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से
आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी। इसके अलावा BS4 वाहनों में भी प्रवेश पर रोक होगी और जिले की सड़कों पर भी इस कैटेगरी के वाहन नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा डीएम ने विद्युत विभाग को भी औद्योगिक क्षेत्रों में अनवरत विद्युत आपूर्ति रखने के निर्देश दिए हैं ताकि फैक्ट्रियों में डीजल जनरेटर का उपयोग न हो सके। औद्योगिक संगठनों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। पानी का छिड़काव लगातार होगा। नोएडा में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के सहारे कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 साल तक मंदिर निर्माण के रास्ते में बाधा बनी रही। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन आज यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। आज आप मुझे बताइए, कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की लापरवाही से एक मिसिंग केस मिस्ट्री बन गया है। अमित चौहान नाम का आदमी 26 अगस्त से लापता है। आज तक उसका कोई पता नहीं है। उसकी पत्नी पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। वीडियो में दिख रहा ये व्यक्ति नोएडा का रहने वाला अमित चौहान है। अमित 26 अगस्त की सुबह अपने घर से निकला था। इसने अपनी पत्नी से कहा था कि वो बाजार से नाश्ता लेकर आता है, मगर आज तकरीबन 2.25 महीने बीतने के बाद भी अमित का कोई अता पता नहीं है। अमित की पत्नी नेहा ने उसी दिन पुलिस को सूचना दे दी थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, मगर मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लापरवाही यहां तक बढ़ती गई कि अमित चौहान के मोबाइल की CDR तक निकालने में देरी हुई। नोएडा में अकेले रह रही नेहा अपने पति को तलाश करने के लिए थाने चौकी के चक्कर लगाने लगी। जांच अधिकारी नेहा को बरगलाते रहे। नोएडा पुलिस दिलासा तो देती रही, मगर जांच आगे नहीं बढ़ाई। धीरे धीरे 1 महीना बीत चुका था। हताश नेहा ने अमित चौहान के बारे में खुद ही जानकारी जुटाने का प्रयास शुरू किया। नेहा ने खुद से जांच शुरू की। सबसे पहले वो अमित चौहान के बैंक पहुंची ताकि पता चल सके कि इस अवधि के दौरान कहीं कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। बैंक ने नेहा को बताया कि गायब होने के बाद अमित ने गाजियाबाद से कोई ट्रांजैक्शन की है। नेहा ने ये जानकारी नोएडा पुलिस के साथ साझा भी की, मगर पुलिस ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ दिन बाद अमित के कार्ड से हरिद्वार में कुछ खरीदा गया। नोएडा पुलिस हरिद्वार भी गई, मगर वहां उसे कुछ हाथ नहीं लगा। ये ट्रांजैक्शन 2 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 2 अक्टूबर और 2 नवंबर भी बीत गया, मगर अमित के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नोएडा पुलिस काफ़ी हाईटेक मानी जाती है। उसके पास बहुत अत्याधुनिक यंत्र तंत्र हैं। उसके बावजूद एक गायब आदमी के बारे में पता ना लगा पाना समझ से बाहर है। नोएडा पुलिस की लापरवाही से एक मामूली सा मिसिंग केस मिस्ट्री बन चुका है। अमित अभी भी लापता है, नेहा परेशान है और नोएडा पुलिस क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण दुर्घटना हुई है। यहाँ एक एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। रात के समय एम्बुलेंस हाईवे पर उल्टी दिशा में चल रही थी। मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ एक्सप्रेसवे पर रसूलपुर सिकरोड़ा के पास जबरदस्त हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड आ रही एम्बुलेंस तेज रफ्तार से आ रहे टाटा 407 ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी पलट गया। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली की ओर से आ रही एम्बुलेंस को सहारनपुर जाना था, लेकिन वह रास्ता भटक गई, जिसके चलते वह रॉन्ग साइड आने लगी। तभी मेरठ की ओर से आ रहा एक मिनी ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर लगते ही वहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक विनीत और कर्मचारी राकेश मौर्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला चल रहा है। अब तक यहां लाखों लोग पहुंच चुके हैं। मुख्य स्नान 8 नवंबर को है। जिला प्रशासन और पुलिस व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। जिला अधिकारी मेधा रूपम खुद मेला क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला चल रहा है। यहाँ मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर बैरिकेडिंग कराई गई है। हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रूपम और सीडीओ प्रेरणा सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने नाव में सवार होकर घाटों की स्थिति देखी, गंगा नदी के प्रवाह और जल स्तर की परख भी की। एनडीआरएफ के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया गया। फ्लोटिंग डिवाइस की जांच हुई। चेतावनी बोर्ड लगाए गए और पुलिस की नौकाओं को भी देखा गया। निरंतर गश्त को सुनिश्चित किया गया। कार्तिक मेला 9 नवंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। रात को 2 पहिया वाहन चालकों से लूट करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी साहिबाबाद थाना पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल भी हुआ है। इनके पास से तमंचा और लूटी गई स्कूटी बरामद की गई है। जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आज जिले में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। लगातार दूसरे दिन साहिबाबाद थाना पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। 2022 को चौकी इंचार्ज सीमा सौरभ कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ में भड़ाना कट पे चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच 2 स्कूटी सवार उधर से गुजरे। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर फायर करते हुए दिल्ली की तरफ सीआरसी कट की तरफ भागे। जब इनको वहां पर इनकी घेराबंदी की गई तो अपने को घिरता देख करके फिर इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इनके एक अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी। जब इससे पकड़ के पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम इकराम बताया, जो दिल्ली का रहने वाला है। बदमाशों के पास से स्कूटी, हथियार, कारतूस व नकदी बरामद हुई है। यह गैंग एनसीआर के जिलों में लूटमारी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वहीं एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा की टीम ने भी बंथला नहर लोनी बॉर्डर में एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। और है कि एसपी चारू निगम इन दिनों चर्चा में है। कुछ लोग उनका मखौल उड़ा रहे हैं तो कुछ उनकी सराहना भी कर रहे हैं। दरअसल चारू निगम ने भेष बदलकर खुद के साथ हुई लूट की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। थाना पुलिस एसपी की इस परीक्षा में पास हुई। अरे भाई साहब, ये सब लोग हमें बताएं कि कप्तान मैडम के पास जाएंगे, बता रहे हैं। अरे ये थाने है चौकी पीछे। किसी देहाती महिला की तरह बर्ताव कर रही ये मोहतरमा आईपीएस अधिकारी हैं और औरैया में एसपी पद पर तैनात हैं। इन्होंने अपने एक थाने की पुलिस का टेस्ट लेने की सोची। पुराने ज़माने के तौर तरीके अपनाते हुए अपना भेष बदल लिया। इसके बाद इन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन करके अपने साथ हुई लूट की सूचना दे दी। अब एसपी चारू निगम सरिता बन चुकी थी। दिमाग में पुलिस के रिस्पांस टाइम और तत्परता की जांच चल रही थी। बताया कि 2 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट कर ली है। 112 पर सूचना होते ही संबंधित चौकी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और चारों तरफ चेकिंग शुरू कर दी। ये वीडियो वायरल हुई तो चर्चा बन गई। कुछ लोग चारू निगम की इस पड़ताल और पुलिस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे अटेंशन पाने के लिए किया गया नाटक बता रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरे जिलों के अफसरों को भी अपने कमरों से निकलकर जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट।
मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। कार को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर है। हादसा बैतूल जिले के झल्लार थाने के पास हुआ। रात करीब 2:15 बजे एक टवेरा कार खाली बस में जा टकराई। हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतकों के शव झल्लार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए हैं। सभी मृतक इसी गांव के रहने वाले थे। सभी लोग अमरावती के एक गांव में बैतूल के झल्लार से 20 दिन पहले मजदूरी करने गए थे। चालक को झपकी लगी और कार सीधे बस में जा घुसी। हादसा काफी भीषण था। सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद कार को काटकर शवों को निकालना पड़ा। हादसे की जानकारी लगते ही एसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मुआयना करा है और देखा है क्या स्थिति थी। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रैवल कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है। अभी बीएमओ को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल पीएम की कार्यवाही करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गाँव है वहाँ पर तत्काल पहुँचाएँ। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है और ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी जो मुआवजा राशि मिलती है वो भी परिवार को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। 2 बच्चे हैं जिनकी डेथ इस एक्सीडेंट में हुई है। बहुत ही दुखद घटना है जी। हम परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको जो भी सहायता दे सकते हैं तात्कालिक रूप से प्रशासन की तरफ से वो राहत दी जाएगी। दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।